हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज इस क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे टीडीएस सीएमए इंटर के लिए टीडीएस की ये सीरीज है। और जो इंटरमीडिएट में जो वेटेज रहता है टीडीएस चैप्टर का, वो एक तो आपसे जनरली एमसीक्यू पूछा जाता है, और जो एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है उसमें दो तीन इनकम ऐसी दी जाती है जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो वो क्वेश्चन पूरा वो तभी हो पाता है जब हमें टीडीएस की नॉलेज रहती है। अब स्टूडेंट्स में जनरली क्या रहता है, टीडीएस का थोड़ा सा डर देखने को मिलता है, क्योंकि टीडीएस के जो सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शन है, अलग अलग रेट हैं, अलग अलग लिमिट है। तो जनरली स्टूडेंट्स जो है वो टीडीएस को अवॉइड करके जाते हैं। पर हमारे लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको समराइज वे में करेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम इसको करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो इसी उम्मीद से हम शुरू करते हैं टीडीएस। देखिए टीडीएस क्या होता है, जनरली जनरली टीडीएस जो होता है वो जब भी कोई भी पेयर जो होता है, जब भी कोई पेयर जो होता है, पेयर मतलब पेमेंट करने वाला, जब भी किसी पेई को जिसको पेमेंट मिलेगा उसको जो पेमेंट करता है, तो उस टाइम एक जो टैक्स एप्लीकेबल होता है उसको हम बोलते हैं टीडीएस। तो जब भी कोई पेयर एक जो अमाउंट है वो पे को पे करेगा, तो पे करते टाइम उस अमाउंट से एक टैक्स डिडक्ट कर लेगा जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। तो इसके जो अलग अलग जो है वो रूल्स हैं, अलग अलग लॉ हैं, तो आइए हम इनको समराइज वे में समझते हैं। तो जब हम सेक्शन वाइज चलेंगे तो हमारे सबसे पहले सेक्शन आता है सेक्शन 192। सेक्शन 192 जो है वो एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉयर के ऊपर, कि जब वो एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा तो वहां पे वो एम्प्लॉय को पेमेंट करते टाइम क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो टीडीएस ऑन पेमेंट टू एम्प्लॉय, टीडीएस ऑन पेमेंट टू एम्प्लॉय। तो जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करेगा तो उस टाइम वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा उस सैलरी से। ठीक है। अब जब भी कोई हम टीडीएस का सेक्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ सवाल होते हैं कि जनरली हु विल बी द डिडक्टर, कि हमारा डिडक्टर कौन होगा, कौन टीडीएस को काटेगा। फिर जो दूसरा सवाल आता है कि उसकी रेट क्या होगी, टीडीएस की रेट क्या होगी। और तीसरा जो सवाल आता है वो आता है कि इसकी लिमिट क्या होगी, किस लिमिट पे टीडीएस कटेगा। क्या 10,000 रुपए की सैलरी पे टीडीएस काट लेगा, क्या 20,000 की पे काट लेगा, या 1 लाख की होगी तब काटेगा। तो एक तो हमारे पास लिमिट, एक रेट, और हु विल बी द डिडक्टर, कि कौन इसको काटेगा। तो 192 में डिडक्टर कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। रेट क्या होगी, रेट होगी एवरेज रेट। यहाँ पे जो रेट है वो है एवरेज रेट। एवरेज रेट को हम क्या बोलेंगे, स्लैब रेट भी बोलेंगे। जनरली क्या होता है, टीडीएस के जितने भी और सेक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज होती है कि इस रेट से आपको क्या करना है, टीडीएस काटना है। लेकिन सेक्शन 192 में क्या है, टीडीएस जो है वो स्लैब रेट से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय की सैलरी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी की 50 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 5 लाख रुपए पर एनम ही है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी स्लैब रेट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होगी, उस रेट से उसका एम्प्लॉयर क्या करेगा, टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा। और इसकी लिमिट क्या होगी, तो जब भी एम्प्लॉय की इनकम जो है वो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख और 3 लाख रुपए ओल्ड और न्यू रिजाइम में। तो जब भी इस लिमिट से ऊपर एम्प्लॉय की इनकम जाएगी तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस उसका डिडक्ट कर लेगा। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज एम्प्लॉय की सैलरी है 12 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है। इस पे हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर लेंगे कि टैक्स जो बन रहा है वो 60,000 का टैक्स बन रहा है, एनुअली उसने कंप्यूट कर लिया। तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, जब भी इसको हर मंथ की जब भी सैलरी देगा तो उससे हर मंथ की सैलरी से, सॉरी, 60,000 से हर मंथ की सैलरी से क्या कटेगा, हर महीने 5,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। हर महीने की सैलरी से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ये भी पूछता है कि उसकी कोई और भी इनकम होने वाली है क्या। जैसे 12 लाख रुपए की तो सैलरी इनकम है, ये तो एम्प्लॉयर को पता ही है। क्या इसके अलावा भी एम्प्लॉय की कोई और इनकम है जो वो डिस्क्लोज करना चाहता है। तो लेट सपोज अगर एम्प्लॉय डिस्क्लोज कर रहा है तो 5 लाख की उसकी और भी इनकम यहाँ पे उसने डिक्लेयर कर दी कि मेरी 5 लाख रुपए की ये इनकम भी है। तो उस केस में एम्प्लॉय क्या करेगा, 17 लाख रुपए पे टीडीएस टैक्स कैलकुलेट करेगा और 17 लाख रुपए पे उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है।
क्या एम्प्लॉय ये इनकम डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है क्या? तो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय की इच्छा है, वो ऐसा डिस्क्लोज करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। तो अगर वो नहीं करेगा डिस्क्लोज, तो एम्प्लॉयर 12 लाख पे टीडीएस काट लेगा, जो कि उस एम्प्लॉयर को भी पता है। और अगर वो डिस्क्लोज करता है तो फिर वो टोटल इनकम पे टीडीएस काट लेगा। सर एम्प्लॉय क्या कोई लॉस भी यहाँ पे बता सकता है क्या? एम्प्लॉय यहाँ पे कोई लॉस भी बता सकता है क्या? कि जैसे उसने बोला कि मेरे 12 लाख की जो है, मेरी जो 12 लाख की है वो सैलरी इनकम है, 5 लाख की जो है वो मेरी अदर इनकम है, और मेरे 10 लाख का यहाँ पे लॉस है। जैसे बिजनेस लॉस ही उसने बता दिया, यहाँ पे मेरा बिजनेस लॉस है 10 लाख रुपए का। तो क्या एम्प्लॉय अपना लॉस भी बता सकता है ऐसे, और अपना अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा कि मेरा लॉस को कंसिडर करके टैक्स काटो? तो नहीं, एम्प्लॉयर यहाँ पे लॉस नहीं बता सकता, एम्प्लॉय यहाँ पे लॉस नहीं बता सकता। लेकिन एक लॉस एम्प्लॉय बता सकता है, वो है हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो एम्प्लॉय कौन सा लॉस बता सकता है? हाउस प्रॉपर्टी का, और एम्प्लॉय को वो कंसिडर करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस ही एम्प्लॉय जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही क्या कर सकता है? एम्प्लॉय डिस्क्लोज यहाँ पे कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी लॉस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो हम इस सेक्शन को समराइज करते हैं। तो इस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेट क्या है? वो स्लैब रेट है। यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करेगा? पूरी इनकम कैलकुलेट कर लेगा, एम्प्लॉय से पूछ लेगा बता दो आपकी इनकम क्या है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करके हर महीने की सैलरी से उसका टीडीएस क्या करेगा? यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा। लिमिट क्या रहेगी? बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से ऊपर जब भी जाएगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। और डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर होगा एम्प्लॉयर। डिडक्टर कौन होगा? एम्प्लॉयर। तो ये था आपके सेक्शन 192। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है 192 ए। 192 ए जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे डिडक्टर जो होगा वो एम्प्लॉयर नहीं होगा। यहाँ पे जब ये जो सेक्शन है वो तब एप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉय जो है वो अमाउंट विड्रॉ करेगा। जो अमाउंट विड्रॉ करेगा फ्रॉम पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट से क्या करेगा? अमाउंट जब विड्रॉ करेगा तो उस टाइम उस विड्रॉल पे क्या होगा? ये रेट एप्लीकेबल हो, ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो सर पीएफ क्या होता है? तो जनरली सैलरी का एक पोर्शन जो है वो एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो पैसा अल्टीमेटली किसका है? वो पैसा अल्टीमेटली है एम्प्लॉय का। पैसा किसका है? एम्प्लॉय का है ये। ठीक है, तो क्या एम्प्लॉय वहां से पैसा विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है, उसका ही पैसा है, वो कभी भी वहां से पैसा विड्रॉ कर सकता है। क्या उस विड्रॉल के टाइम टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ये डिपेंड किस पे करेगा? सिचुएशंस पे। सिचुएशन क्या है? अगर जो विड्रॉल कर रहा है वो अमाउंट कितना है? लेस देन 50,000 है, तो लेस देन 50,000 है। अगर जो अमाउंट पीएफ से विड्रॉ कर रहा है वो लेस देन 50,000 है, तो इस केस में आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नो टीडीएस, कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहा है वो है 50,000 और मोर, यानी 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो उस केस में कोई भी टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नो टीडीएस। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, उस केस में फिर टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, कंडीशन क्या क्या है जो सेटिस्फाइड करने पे टीडीएस नहीं लगेगा? तो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कि अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के यहाँ कंटिन्यूस सर्विस दी है 5 सालों के लिए, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे 5 साल तक क्या दिया है? कंटिन्यूस सर्विस दी है। तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन हो रहा है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
टर्मिनेशन क्या मतलब, टर्मिनेशन का मतलब है कि उसको उस नौकरी से निकाला जा रहा है, एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा रहा है किसी ऐसे रीजन की वजह से जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय है। यानी उसकी इल हेल्थ की वजह से निकाला जा रहा है, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या फिर एम्प्लॉयर ने उसको अन्य किसी कारण से निकाल दिया, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपने पीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकता है, वहां पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि 5 साल अगर सर्विस को हो गए तो भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, वो कितना ही पैसा निकाले। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इन दोनों में से कोई भी एक रीजन नहीं है, फिर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर जो रेट होगी टीडीएस की वो होगी 10% की। यानी 192 ए में टीडीएस कब कटेगा, तो अगर हम देखेंगे 192 ए में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है पीएफ से, तो वो पैसा कितना विड्रॉ कर रहा है पहले देखेंगे। अगर वो 50,000 से कम विड्रॉ कर रहा है, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 50,000 या उससे ऊपर कर रहा है, तो हम देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या। कंडीशन क्या है, अगर उसने 5 साल कंटिन्यूएशन सर्विस को दिया है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, वो कितना ही पैसा विड्रॉ करे। या फिर उसका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी वो कितना भी पैसा वहां से विड्रॉ कर सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, यानी किसी को मान लो 3 साल ही हुआ है काम करते हुए, और उसकी कोई ऐसी वजह भी नहीं है, उसका टर्मिनेशन भी नहीं हुआ है, वो सर्विस में ही है, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल कर रहा है, तो उसी केस में फिर यहाँ पे 10% क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा पूरे अमाउंट पे जितना भी वो विड्रॉ कर रहा है। तो ये 192 और 192 ए एक ही नेचर के हैं। एक नेचर के कैसे हैं कि ये दोनों सैलरीड पर्सन पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। या तो जिसको सैलरी मिल रही है 192 एप्लीकेबल होगा, या जो अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल रहे हैं तो उस पे भी 192 ए एप्लीकेबल होगा। वो पर्सन भी कौन होगा, वो पर्सन भी सैलरीड पर्सन होगा जिसका प्रोविडेंट फंड में पैसा जा रहा है। तो 192 और 192 ए हमारे एक एक जैसे नेचर के सेक्शन है। अगला जो ग्रुप है उसमें चलते हैं। अगला जो ग्रुप है उसमें हम 4 सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन 193, 194, 194 ए और 194 के। ये 4 सेक्शन जो है वो सिमिलर नेचर के हैं। कैसे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 193। सेक्शन 193 जो है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। तो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, और इंटरेस्ट भी कौन सा, सिक्योरिटीज वाला। तो जब भी कोई सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज का मतलब कोई भी डिबेंचर हुआ या कोई भी बॉन्ड हुआ, तो उस टाइम जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे, जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उस टाइम जो है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। सवाल यही आता है कि सर हु विल बी द डिडक्टर, टीडीएस कौन काटेगा, हु विल बी द डिडक्टर। तो कोई भी पर्सन जो कि ऐसा इंटरेस्ट देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट, फॉर पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट टू अ रेजिडेंट। किसी भी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, तो उस टाइम ये 193 का क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो डिडक्टर कौन होगा, कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट दे रहा है सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे रेट क्या होगी, रेट होगी यहाँ पे आपकी 10%। रेट क्या होगी यहाँ पे, टीडीएस की रेट क्या होगी, 10%। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केस ऐसे होंगे जिसपे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, नो टीडीएस। वो कब होगा, कि जब टीडीएस की पेमेंट किसको हो रही है, टीडीएस की पेमेंट हो रही है किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को या रेजिडेंट एचयूएफ को। तो पेमेंट किसको हो रही है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को या फिर रेजिडेंट एचयूएफ को। ठीक है, और पेमेंट कितनी हो रही है, पेमेंट का जो अमाउंट है वो 5,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी अप टू 5,000 है पेमेंट, अप टू रुपीज 5,000 है इन इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 5,000 तक। और जो ये पेमेंट हुई है वो अदर देन कैश होनी चाहिए। वो पेमेंट कैसे होनी चाहिए, अदर देन कैश होनी चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे 193 में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो टीडीएस जो 193 में वो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला है, कि जब भी कोई पर्सन
सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा किसी भी रेजिडेंट को, तो उस टाइम उसको 10% की रेट से क्या करना है, टीडीएस काटना है। लेकिन अगर जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है यानी जो पेई है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है या रेजिडेंट एचयूएफ है, तो उस केस में अगर उनको 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिला है और वो भी अदर देन कैश मिला है, तो उस टाइम उनके ऊपर कोई भी जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट सपोज किसी इंडिविजुअल को 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो उस केस में 6,000 पे 10% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर किसी को 4,000 ही इंटरेस्ट मिला है लेकिन वो कैश में मिला है, तो भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब पहली बात तो पेई कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है या रेजिडेंट एचयूएफ है, तभी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो भी तब जब उनको जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग टाइम पे भी एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर 5,000 रुपए तक की पेमेंट हुई है इंटरेस्ट के, तो ही टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो पेमेंट भी कैसे होनी चाहिए, कैश में नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पे नो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज सभी के ऊपर फिर ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब नो टीडीएस एक तो इस केस में, एक आपका कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका पेई कौन है, अगर आपका पेई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके पेई है, यानी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पेमेंट किसको हो रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है एलआईसी को या जीआईसीआई को, तो इस टाइम भी कोई भी टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं, जैसे टैक्सेबल बॉन्ड्स फ्लोटिंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2020 या 7.75% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स। मतलब जब भी गवर्नमेंट के टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स आएंगे, तो उस केस में 10,000 रुपए तक का अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है और किसी भी पर्सन को हो रहा है, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है कि अगर 5-5 हज़ार की पेमेंट 2 बार हुई है, तो हमें उनको एग्रीगेट करना है। अगर 10-10 हज़ार रुपए की पेमेंट 2 बार हुई है, तो वो इसका मतलब ये माना जाएगा कि 20,000 की पेमेंट हुई है, फिर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमें सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं, एग्रीगेट करना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ से आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। तो ये था आपका सेक्शन 193। फटाफट इसको समराइज करते हैं कि 193 एप्लीकेबल कब होगा। 193 एप्लीकेबल होगा जब आपको इंटरेस्ट मिला है सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है। आपको डिडक्टर कौन होगा, कोई भी पर्सन जो कि ऐसा इंटरेस्ट दे रहा है सिक्योरिटी के ऊपर, अगर वो डिडक्टर है, तो उस केस में आपका 193 में टीडीएस कटेगा। लेकिन आपका टीडीएस कब नहीं कटेगा, टीडीएस तब नहीं कटेगा जब आपको ने रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ है और आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो 5,000 रुपए से कम मिला है या 5,000 रुपए तक मिला है एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। और जो वो पेमेंट जो हुई है वो जो वो है वो कैश में पेमेंट नहीं हुई है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर जो इंटरेस्ट लेने वाला है यानी जो पेई है वो कौन है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो उस केस में उनके ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स हैं, उनको उन पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो किसी भी पर्सन को मिले, चाहे वो कंपनी को मिले, चाहे वो फर्म को मिले, चाहे वो इंडिविजुअल को मिले, चाहे वो एचयूएफ को मिले, उस केस में 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट में यहाँ पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट्स सपोज नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला है, नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला है और वो किसको मिला है, 4,000 रुपए मिला है, किसी फर्म को मिला है, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, चाहे वो अकाउंट पे चेक से ही क्यों ना मिला हो। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट इंडिविजुअल को मिला है 4,000 रुपए का और अकाउंट पे चेक से मिला है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 193 में जो टीडीएस की रेट है वो कितनी है, 10%। तो आपका जो रेट रहेगा वो 10% रहेगा। तो ये था आपके सेक्शन 193। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन 194। 194 सिमिलर है, जैसे 193 इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल हुआ था, वैसे ही 194 टीडीएस है ऑन डिविडेंड, कि जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो उस टाइम जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा तो उस टाइम टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। सवाल वही उठता है, सर डिडक्टर कौन होगा, तो डिडक्टर आपका कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो कि आपको डिविडेंड पे कर रही है, एनी
डोमेस्टिक कंपनी। कोई भी यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी है, वो अगर डिविडेंड पे कर रही है तो यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर रेट क्या होगी? तो जैसे कि मैंने बोला सिमिलर नेचर के ये 193 और 194, तो रेट यहाँ पे भी कितनी रहेगी? 10% की रेट रहेगी। सर कोई केस ऐसा है क्या जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा? तो हाँ, एक केस है, जब पेमेंट किसको हो रही है? पेमेंट हो रही है रेजिडेंट इंडिविजुअल को हो रही है, और अमाउंट वो है, जो अमाउंट है वो है अप टू रुपीज 5,000 प्लस जो पेमेंट जो हो रहा है वो अदर देन कैश हो रहा है। पेमेंट कैसा हो रहा है? अदर देन कैश हो रहा है। तो इस केस में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 194 किसकी बात करता है? इंटरेस्ट, वो सॉरी डिविड टीडीएस ऑन डिविडेंड की। तो अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड पे कर रही है किसी भी रेजिडेंट को, तो उस केस में 10% का क्या काटेगी? टीडीएस काटेगी। लेकिन अगर जिसको डिविडेंड मिल रहा है वो कौन है? इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, और जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 5,000 तक का ही है, और जो डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है वो अदर देन कैश में हो रहा है, तो उस टाइम कोई भी टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी 193 और 194 दोनों ही सेक्शन में इंडिविजुअल को रिलीफ दिया गया है कि अगर उनको छोटा अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में, तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी 5,000 रुपए से ऊपर मिल रहा है तो फिर तो टीडीएस एप्लीकेबल है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। 5,000 तक मिल रहा है तो उस केस में सोचना है कि ये मिल किसको रहा है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल रहा है तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, बशर्ते कि पेमेंट जो होनी चाहिए वो कैश में नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका 194। चलते हैं हम अगले सेक्शन में जो कि है 194 ए। 194 ए भी किसमें लगता है? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सर अभी तो पढ़ के आए थे इंटरेस्ट का, तो वो इंटरेस्ट था सिक्योरिटीज पे, अब ये है अदर देन सिक्योरिटीज। कोई जरूरी नहीं है ना कि हम सिक्योरिटीज पे ही इंटरेस्ट पे करें, अदर देन सिक्योरिटीज भी पे कर सकते हैं। अदर देन सिक्योरिटीज भी पे कर सकते हैं, जैसे जन हमने किसी से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बैंक को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? वही हम 194 ए में डिस्कस करेंगे। तो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। सबसे पहले सवाल वही, सर डिडक्टर कौन होगा? देखिए अब यहाँ पे डिडक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ है। डिडक्टर चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम 193 और 194 ए में देखे थे तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था और डिविडेंड था। तो जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे रहा है या डिविडेंड पे कर रहा है वो बड़े ही लोग होते हैं। तो वहाँ पे हमारा डिडक्टर कौन है? कि कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट दे रहा है, कोई भी पर्सन जो डिविडेंड दे रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो अदर देन सिक्योरिटीज है। तो इंटरेस्ट हो सकता है एक छोटा पर्सन है, छोटा बिजनेसमैन है, उसने लोन लिया है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी को, तो क्या वो भी टीडीएस काटेगा क्या? तो यहाँ पे डिडक्टर की डेफिनेशन चेंज की गई है। तो यहाँ पे डिडक्टर कौन होगा? तो बोला कोई भी पर्सन, डिडक्टर होगा एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उनको यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन बोला गया कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ऑल्सो, अगर उनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, अगर उनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर था, तो उस केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी क्या करना है? टीडीएस काटना है। अब ये लिमिट क्या है? तो बोला अगर वो बिजनेस में था, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ बिजनेस कर रहा है तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर था। और अगर वो प्रोफेशन में है और उसका टर्नओवर कितना है? 50 लाख से ऊपर का था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में वो इंडिविजुअल और एचयूएफ भी 194 ए में जब भी किसी को इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस काटेगा। ठीक है। सर रेट क्या होगी? अगेन रेट जो है वो यहाँ पे भी सेम ही है, 10% की रेट से टीडीएस काटेगा। कोई ऐसी कंडीशन है जिसपे टीडीएस नहीं लगेगा? तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है जिसपे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट की जो पेमेंट है,
वो है 5000 तक। इंटरेस्ट की पेमेंट है 5000 तक, एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 5000 रुपये तक का अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो फिर उस केस में कोई भी टीडीएस यहाँ पे नहीं काटना, चाहे वो किसी को भी पे हो। यहाँ पे इंडिविजुअल भी नहीं देखना, एचयूएफ भी नहीं देखना, किसी को भी पेमेंट हो रहा है 5000 रुपये तक का, कोई भी यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, हम तो बैंक से भी लोन लेते हैं, तो क्या जब हम बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम बैंक का ही टीडीएस काट लेंगे? नहीं। तो बैंकिंग कंपनी को अगर पेमेंट कर रहे हो तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पेमेंट टू बैंकिंग, पेमेंट टू बैंकिंग कंपनी, अगर बैंकिंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पेमेंट कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि एंगेज्ड है बैंकिंग काम में, तो पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस केस में भी पेमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर इन लोगों को पेमेंट कर रहे हो तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा भी टीडीएस एप्लीकेबल कब कब नहीं होगा? तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में भी टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस अगर सेविंग अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट दे रहा है, सेविंग अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस केस में भी कोई भी टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सर सेविंग पे दे रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सेविंग के अलावा फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है जिनको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, उस केस में, उस केस में टीडीएस डिडक्ट करेगा क्या? हाँ, उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर एफडी और आरडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन वहां पे जो है वो लिमिट ज्यादा है कि इस लिमिट तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिमिट क्या है? तो दो लिमिट है, एक सीनियर सिटीजन के लिए और एक नॉर्मल सिटीजन के लिए। नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन, क्या लिमिट है? नॉर्मल सिटीजन के लिए अगर आपको फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पे? एफडी और आरडी पे। और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट जो है वो है 50,000 की। अगर आपको 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। तो ये था आपका सेक्शन कौन सा? 194 ए। 194 ए समराइज करते हैं। 194 ए बात करता है आपकी इंटरेस्ट ऑन, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, कि आप सिक्योरिटीज के अलावा कोई भी इंटरेस्ट जो पे कर दें उस पर टीडीएस काटना है क्या? तो सबसे पहले तो बोला कि किसको काटना है, तो बोला एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इनको क्या करना है? टीडीएस काटना है जब भी ये इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ भी, जो बड़े इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ था बिजनेस में या फिर 50 लाख था सर्विस प्रोफेशन के केस में पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उन लोगों को यहाँ पे टीडीएस काटना है। लेकिन अगर आप छोटा मोटा पेमेंट कर रहे हो, किसी को 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। नंबर 3, अगर आप किसी बैंक को पैसा दे रहे हो, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक को पैसा दे रहे हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हो, ठीक है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं काटना। कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को टीडी इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे, उस केस में भी आपको टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट पे क्या होता है? सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से, उस पे भी वो इंटरेस्ट देंगे तो हमारा वो नहीं काटेंगे, टीडीएस नहीं काटेंगे। हालांकि वो फिक्स डिपॉजिट पे, जो कि टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानी जाती है, उस पे अगर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे लिमिट है, लेकिन वो लिमिट ज्यादा है कि आपको 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल रहा है नॉर्मल सिटीजन को, तो वहां पे कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आ रहा है। 193, 194, 194
ए। 193 बात करता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, 194 इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पे, 194 ए इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज पे। और अब हम एक सिमिलर सेक्शन जो है 194 के वो भी देख लेते हैं। 194 के बात करता है कि आपको इनकम हो रही है यूनिट से। यूनिट क्या होती है? म्यूचुअल फंड यूनिट्स। इनकम फ्रॉम यूनिट्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? बिल्कुल टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर अमाउंट जो है, अगर इनकम जो है, अगर वो इनकम का अमाउंट जो है वो कितना है? ग्रेटर देन 5,000 रुपीज है। इनकम जो है वो ग्रेटर देन 5,000 रुपीज है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सर डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इस इनकम के लिए, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। ठीक है। रेट क्या होगी? तो मैंने बोला सिमिलर नेचर के ही है, रेट यहाँ पे भी 10% होगी। रेट कितनी होगी? 10% की होगी। ठीक है। तो ये था आपका 194 के। तो हमने चार सेक्शन जो एक ग्रुप में पढ़ते हैं वो चार सेक्शन है, 193, 194, 194 ए और 194 के। 193 किसकी बात करता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे टीडीएस की जो रेट है वो 10% है। और अगर इंटरेस्ट का पेमेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को हो रहा है और वो अप टू 5,000 है इन ए फाइनेंशियल ईयर, और वो जो पेमेंट हुई है अदर देन कैश हुई हुई है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 में हमने देखा कि अगर डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो उस केस में भी 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। हालांकि अगर वो डिविडेंड का पेमेंट किसको हो रहा है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को हो रहा है, तो उस केस में 5,000 रुपये तक का डिविडेंड अगर मिल रहा है और अदर देन कैश के माध्यम से वो मिल रहा है, तो वहां पे भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद 194 ए देखा, जिसमें हमने देखा इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज वाला, तो उस केस में भी रेट 10% ही है। और 5,000 रुपये तक का इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और डिडक्टर कौन होगा? तो डिडक्टर बड़े लोग होंगे। बड़े लोग बोले तो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है। ये लोग जब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का तो उस टाइम क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर छोटा सा मोटा अमाउंट 5,000 रुपये तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर कोई भी टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो कोई टीडीएस आप काट मत लेना बैंक का। किसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दे रहे हो तो टीडीएस मत काट लेना उनके भी। ठीक है। बैंक आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना भी इंटरेस्ट दे उस पे भी टीडीएस नहीं काटेगी। हालांकि टाइम डिपॉजिट पे देगी, तो उस केस में अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और सीनियर सिटीजन के केस में जो है वो लिमिट जो है वो 50,000 रुपये हो जाएगी। और फिर हमने देखा 194 के, जो कि यूनिट से इनकम मिल रही है, सेम काइंड की होती है। जैसे शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड यूनिट से आपको यूनिट्स के रूप में पैसा मिल जाता है, डिविडेंड के रूप में ही यहाँ पे पैसा मिल जाता है। तो उस केस में भी लिमिट जो है वो 194 ए की तरह यानी डिविडेंड की तरह सेम है। 5,000 रुपये तक का आपको कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा इन चारों ही सेक्शन में। और इवन जो अब तक हमने जो सेक्शन पढ़ा है 192 ए हो चाहे उसके बाद वाले ये चार सेक्शन हो, सब में रेट जो है वो 10% ही रेट है। ठीक है। इनमें सब में कॉमन क्या है? 193 से लेके 194 के में तो यहाँ पे जो है वो 5,000 रुपये तक की एग्जिम्पशन यहाँ पे दी गई है कि 5,000 रुपये तक का आपको टीडीएस नहीं काटना है। हालांकि जो जो हमारे 193 और 194 है उन दोनों में ये सुविधा केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही है कि 5,000 रुपये तक अगर उनको पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस यहाँ पे नहीं काटना है। ठीक है। तो आई होप ये चार सेक्शन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब जो अगले सेक्शन है उसमें हम तीन सेक्शन पढ़ेंगे अगले ग्रुप में, जो कि है 194 बी, 194 बी ए और 194 डबल बी। ये तीनों सेक्शन जो हैं वो एक ही नेचर के हैं। तीनों सेक्शन जो हैं वो एक ही नेचर के हैं। और ये जो है वो कैजुअल इनकम से रिलेटेड है। कैजुअल इनकम जो आपने अदर सोर्स में पढ़ी होगी, कैजुअल इनकम से रिलेटेड ये सेक्शन है। ठीक है। इन तीनों में एक कॉमन रेट क्या है? 30%। टीडीएस की रेट जो है वो कितनी है? 30% की रेट है यहाँ पे। जैसे अभी तक हमने जितने भी सेक्शन पढ़े उसमें 10% की रेट थी, यहाँ पे अब इन तीन सेक्शन के लिए जो टीडीएस की रेट होगी वो 30% होगी। जैसे कि आपने अदर सोर्स में जब पढ़ा होगा तो कैजुअल इनकम पे जो टैक्सेबल होती है वो 30% से ही होती है, तो उस पे ही जब हम टीडीएस काटेंगे तो 30% की रेट से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा।
अब ये अलग अलग सेक्शन देख लेते हैं। अब 194 बी, 194 बी बात करता है कि टीडीएस जब कटेगा, जब आपको इनकम होगी, टीडीएस ऑन इनकम, जब आपको लॉटरी से इनकम होगी, इनकम फ्रॉम लॉटरी या कार्ड गेम या फिर क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल, इस और एटसेट्रा, यानी इस टाइप के गेम्स वगैरह से आपको कोई भी इनकम होती है तो उस पर क्या लगेगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अगेन सर लिमिट क्या है, तो अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा, एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा ऐसी इनकम होती है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और टीडीएस की रेट होगी 30%। टीडीएस की रेट क्या होगी, 30% होगी। डिडक्टर कौन होगा, कोई भी पर्सन जो जो आपको ये गेम, जो आपको गेम के, इस गेम के खेलने के लिए पैसे दे रहा है, तो कोई भी डिडक्टर, यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो डिडक्टर होगा। ठीक है। और रेट क्या होगी, 30%। और लिमिट क्या होगी, 10,000। अगर आपको 10,000 रुपीज से ऊपर विनिंग अमाउंट है आपका, तो एक फाइनेंशियल ईयर में तो 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा पूरे अमाउंट पे। अब जैसे 12,000 रुपये आपको इनकम मिलती है तो 12,000 पे 30% एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर 10,000 रुपये आपको इनकम मिलती है तो कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये था आपका 194 बी। अब हम देखेंगे 194 बी ए। 194 बी ए जो है वो किसका है, 194 है, आपको विनिंग हो रही है ऑनलाइन गेम से, तो टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। 194 बी जो था वो किसके लिए था, ऑफलाइन गेम्स के लिए, एक तरीके से हम बोले तो। और 194 बी ए किसके लिए है, ऑनलाइन गेम्स के लिए है। यहाँ पे भी जो रेट है वो सेम ही है, 30%। यहाँ पे भी जो रेट है वो कितनी है, 30% है। और डिडक्टर कौन होगा, कोई भी पर्सन जो ये ऑनलाइन गेम आपको खिला रहा है। तो डिडक्टर कौन होगा, कोई भी पर्सन यहाँ पे। बस इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट क्या है, नो लिमिट। मतलब कि अगर आप 10 रुपए भी जीतते हो तो भी आपका 30% टीडीएस यहाँ पे कटेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कब टीडीएस कटेगा। तो देखिए, जब भी आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो आप क्या करते हो, वहां पे अपना एक अकाउंट ओपन करते हो। जब ऑनलाइन गेम से जब आपको पैसा मिलता है तो वो उसी अकाउंट के वॉलेट में जमा हो जाता है। वो पैसा क्या होता है, उसी अकाउंट के वॉलेट में, सॉरी, उसी अकाउंट के वॉलेट में पैसा जमा हो जाता है। तो जब भी आप इस वॉलेट से पैसा विड्रॉ करोगे, जब भी आप इस वॉलेट से पैसा विड्रॉ करोगे, या फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, ऐसा करोगे, उसी टाइम आपका टीडीएस क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। पहले आपके वॉलेट में पूरा पैसा आ जाएगा। तो अगर आप उस वॉलेट से पैसा डिडक्ट कर लोगे, तो डिडक्ट करते टाइम जैसे आपने 10,000 था तो 30% डिडक्ट हो जाएगा और 7,000 आपके, आप विड्रॉ कर पाओगे। लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर रहे और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो वो पैसा अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा वॉलेट में से ही, और फिर आप नेट नेट अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो 194 बी जो था वो ऑफलाइन गेम्स के लिए, और 194 बी ए जो है वो ऑनलाइन गेम्स के लिए। फर्क केवल लिमिट का है, 10,000 रुपए की लिमिट 194 बी में है कि आप 10,000 रुपए तक जीत जाते हो तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 194 बी ए में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक सिंगल रुपीज भी जीतते हो तो वहां पे आपका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, 194 बी। 194 बी जो है वो है आपका टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेस के लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, कि आप हॉर्स रेस में पैसा जीत रहे हो। तो ये जो सेक्शन है वो सेम है 194 बी की तरह। 194 बी में जैसे कि 30% की रेट थी, वो तो रेट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, सब में सेम है। और जो लिमिट है वो भी सेम है, कि अगर आप 10,000 रुपए तक जीतते हो एक फाइनेंशियल ईयर में,
10,000 रुपये तक जीते हो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, 10,000 रुपये से ऊपर जीतोगे तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा और 30% की रेट से एप्लीकेबल होगा। तो 194 डबल भी एकदम सेम है 194 बी की तरह, हालांकि तीनों ही सेक्शन सेम है, बस ऑनलाइन गेम वाले में जो है वो कोई भी लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये तीनों ही सेक्शन में टीडीएस जो है वो रेजिडेंट का भी कट सकता है और नॉन रेजिडेंट का भी कट सकता है। तो रेजिडेंट का जब भी टीडीएस कटेगा 30% से कटेगा, नॉन रेजिडेंट का जब भी हम टीडीएस काटेंगे तो उसमें 30% प्लस जो भी सरचार्ज उनके ऊपर एप्लीकेबल है वो भी, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तीनों जोड़ के हम जो है वो पेमेंट काटेंगे जब भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होगी। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते टाइम हम उससे सारा ही पैसा ले लेते हैं, जबकि रेजिडेंट को पेमेंट करते टाइम हम उसके केवल 30% ही काटेंगे। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल 30% ही इसको याद रखिए, इनफ होगा। तो अभी हमने तीन सेक्शन जो डिस्कस किए हैं, 194 बी, 194 बी ए और 194 बी बी, ये तीनों ही सेक्शन में 30% की रेट है। डिडक्टर कोई भी हो सकता है और डिडक्टी है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। 194 बी जो कि ऑफलाइन गेम का है और 194 डबल बी जो कि हॉर्स रेस का है, इन दोनों में 10,000 की लिमिट है, और 194 बी ए जो कि ऑनलाइन गेम का है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये तीन सेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले सेक्शन में चलते हैं जो कि है 194 सी। 194 सी कब एप्लीकेबल होगा? 190 सी एप्लीकेबल होगा जब आप पेमेंट करोगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो 194 सी जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे तो उस टाइम टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं या फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये बड़े लोगों के लिए ही यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आई है। जब भी आप देखो टीडीएस में समझो कि जब भी आप पर्सनल पर्पज के लिए जाओगे ना, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है जनरली। ठीक है, टीडीएस एप्लीकेबल होगा बिजनेस पर्पज के लिए, और वो भी बड़े बिजनेसमैनों के लिए। तो जब भी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा तो उस टाइम वो टीडीएस काटेगा। तो यहाँ पे जो डिडक्टर है ना वो केवल बड़े ही लोग हैं। बड़े लोग कौन? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। लेकिन जब भी ये बात आएगी तो ये भी ध्यान में रखना कि इंडिविजुअल एचयूएफ आल्सो, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आल्सो इफ देयर टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। और प्रिस्क्राइब लिमिट वही है, बिजनेस है 1 करोड़, प्रोफेशन है 50 लाख, अगर उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर इतना था तो इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर भी ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 194 सी। ठीक है, तो डिडक्टर कौन है? आपके बड़े लोग। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि रेट क्या होगी। तो देखो 194 सी में है ना, रेट जो है वो डिपेंड करती है डिडक्टी यानी पेई के ऊपर, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो रेट जो है वो डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्टर, कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर यानी जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो रेट जो होगी वो 1% होगी, और अदर है तो रेट जो होगी वो 2% होगी। ठीक है, आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपने किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उस केस में 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और इनके अलावा किसी और को दिया है तो 2% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्या कोई लिमिट है? तो बिल्कुल लिमिट है, और यहाँ पे लिमिट बड़ी इंटरेस्टिंग है। लिमिट यहाँ पे हमको दो लिमिट ध्यान में रखनी है, कि जब आप पेमेंट करोगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो जो आपके सिंगल ट्रांजेक्शन है वो एक्सीड होगी 30,000, तभी आपको ये पेमेंट करना है। ठीक है, या फिर दूसरी लिमिट है वो है एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर ट्रांजेक्शन एक्सीड कर रही है 1 लाख रुपीज को, ट्रांजेक्शन एक्सीड रुपीज 1 लाख,
तो उसी केस में आपको टीडीएस काटना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, और जो पेमेंट की अमाउंट है वो कितनी है, 35,000। 35,000, और ऐसा मैंने साल में किया है 2 बार। ऐसा मैंने साल में किया है 2 बार। तो मेरी सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 को क्रॉस कर रही है, और एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 70,000 की पेमेंट करी है। ठीक है, तो जब मेरी सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 को क्रॉस कर गई तो यहाँ पे मैं टीडीएस काटूंगा उसका। अब किस रेट से काटूंगा, तो अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% काटूंगा, और अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो 2% से काटूंगा। ठीक है, तो सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 को क्रॉस कर रही है, ऑल दो एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 1 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, तब भी काटूंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इसमें, कि मैंने 25,000 की ट्रांजेक्शन करी है, और एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने 5 ट्रांजेक्शन करी है। तो टोटल मेरी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन जो हुई है वो 1,25,000 रुपए की हुई है। अब अगर मैं देखूं तो जब मैं उसको 25,000 पेमेंट कर रहा हूँ तो सिंगल ट्रांजेक्शन मेरी 30,000 को क्रॉस नहीं कर रही है, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। लेकिन जब मैं एग्रीगेट देख रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर में तो वो 1 लाख को क्रॉस कर रही है, तो अगेन टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब टीडीएस कटेगा कैसे, जब मैं उसको 25,000 का पेमेंट कर रहा हूँ तब तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं इससे 5 बार कॉन्ट्रैक्ट दूंगा साल में 25,000 के। तो जब मैं 25 का दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 की नहीं हो रही, तो टीडीएस नहीं काट रहा। फिर 25 दिए, अभी भी नहीं काटूंगा। फिर 25 दिए, अभी भी नहीं काटूंगा। फिर 25 दिए, अभी भी नहीं काटूंगा, क्योंकि अब भी 1 लाख है। जब 1 लाख को क्रॉस करेगी तभी काटूंगा। तो जब अगला 25 दूंगा ना, जब मैं उसको अगला 25,000 दूंगा, तब 1 लाख क्रॉस कर जाएगी लिमिट, तो मैं पूरे पे अब 1,25,000 पे मैं यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करूंगा। जब मेरा 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, तब मैं उसको पूरे पे टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर लूंगा। तो 194 सी, सी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर एप्लीकेबल होता है। डिडक्टर कौन होगा, केवल बड़े लोग होंगे। डिडक्टिव कौन होगा, तो वो आपके इंडिविजुअल एचयूएफ भी हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है 1% लगेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी हुआ 2% यहाँ पे लगेगा। लिमिट क्या है, सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट 30,000 रुपए है, और एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर की जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। तो इस अमाउंट को एक ऊपर जा रहा है, तो ही मैं यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करूंगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये सिंगल हमारा टीडीएस का सेक्शन था, अब हम एक ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब हम जो ग्रुप देखेंगे वो 194 आई, 194 IA, 194 IB, और 194 LA। ठीक है, ये जो रिलेटेड है ये है हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन है। इसमें से कुछ रेंट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, तो कुछ ट्रांसफर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194 आई। 194 आई जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, रेंट के, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। कि अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में रेंट का पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर डिडक्टर कौन होगा, तो देखो केवल बड़े लोग। डिडक्टर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ ऑल्सो इफ देयर टर्नओवर क्रॉस द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ भी अगर उनका जो टर्नओवर है वो क्रॉस कर रहा है। तो जब ऐसे पर्सन क्या करेंगे, जब ऐसे पर्सन क्या करेंगे, रेंट रेंट का पेमेंट करेंगे, तो उस टाइम रेंट का पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पे लिमिट कितनी है। तो लिमिट है, अगर रेंट का पेमेंट आपका 2,40,000 रुपए को एक्सीड कर रहा है, उसी केस में आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर 2,40,000 रुपए तक है, अगर 2,40,000 रुपए तक क्या है आपका रेंट का पेमेंट है, तो उस केस में आपको टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है। तो लिमिट क्या है, 2,40,000 रुपए। और रेट क्या है, रेट डिपेंड करता है कि आपने रेंट पे कौन सी चीज ले रखी है। तो यहाँ पे दो रेट चलेंगे, यहाँ पे दो रेट चलेंगे। अगर आपने रेंट पे ले रखा है क्या, लैंड,
या बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग या फर्नीचर या फिटिंग्स, फर्नीचर या फिटिंग्स। अगर आपने ये सब चीजें रेंट पे ले रखी है, उस केस में 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने रेंट पे ले रखा है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, तो उस केस में जो रेट होगी वो हो जाएगी 2% की। तो रेंट के मैटर में आप डिपेंड करता है आपने रेंट पे ले क्या रखा है। अगर प्लांट और मशीनरी ले रखी है तो 2%, उसके अलावा कोई भी चीज ले रखी है तो 10%। और अगर आपका रेंट का पेमेंट कितना एक्सीड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर में, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए की लिमिट कौन सी है? एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका 2,40,000 को क्रॉस करेगा तो ही आप ये टीडीएस डिडक्ट करोगे। अब मान लो कोई चीज मैंने रेंट पे ले रखी है जिसके दो ओनर हैं, जिसके क्या है, दो ओनर हैं, तो ये 2,40,000 रुपए की जो लिमिट है वो ईच को ओनर के लिए एप्लीकेबल होगी, ईच को ओनर के लिए एप्लीकेबल होगी। यानी आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है जिसके दो ओनर हैं, और आप 6 महीने का रेंट जो है एक ओनर को देते हो, और 6 महीने का रेंट जो है वो दूसरे ओनर को देते हो। और ये जो रेंट है 6 महीने का वो है 2 लाख, और अगले 6 महीने का भी कितना है, 2 लाख। तो एग्रीगेट तो आपने 4 लाख की पेमेंट करी है, लेकिन इंडिविजुअल को ओनर को आपने 2,40,000 क्रॉस नहीं किया है, तो इस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यानी 2,40,000 रुपए की जो लिमिट है वो ईच को ओनर के लिए है, ईच को ओनर के लिए है। तो लिमिट क्या रहेगी? लिमिट रहेगी 2,40,000 रुपए पर ओनर। और ये 2,40,000 रुपए जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर का है, ना कि मंथली रेंट है, ये टोटल रेंट है। और रेट क्या रहेगी टीडीएस की, तो डिपेंड करता है आपने रेंट पे ले क्या रखा है। फर्नी अगर प्लांट और मशीनरी ले रखी है 2% होगा, उसके अलावा फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड, बिल्डिंग ले रखी है तो 10% का यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था आपके सेक्शन 194 आई, इंपोर्टेंट सेक्शन है। अगला बात करते हैं 194 आई ए। 194 आई ए जो लगता है वो लगता है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड और बिल्डिंग। तो अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। बस वो जो लैंड है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन एप्लीकेबल तभी होगा जब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी। डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर होगा कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है। डायरेक्टर होगा कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पेमेंट। ठीक है, तो जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो उस केस में आपको देखना है कि 194 आई ए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 194 आई ए की जो लिमिट है वो तभी लगेगा जब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 50 लाख को क्रॉस कर रही है। अगर वैल्यू एक्सीड कर रही है 50 लाख को, तभी ये सेक्शन लगेगा। यानी 50 लाख रुपए तक आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये 50 लाख रुपए वैल्यू कौन सी देखनी है? ये 50 लाख रुपए वैल्यू देखनी है एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपको पता ही होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट देंगे। माना कि एक्चुअल पेमेंट यहाँ पे 52 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50 लाख है, तो हम देखेंगे हायर, विच एवर इज हायर। तो 52 लाख है जो कि 50 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब रेट क्या रहेगी टीडीएस की?
टीडीएस की रेट यहाँ पे रहेगी 1%, कि आपको 1% का जो है वो टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना है। तो 194 आई ए कब एप्लीकेबल होगा, जब आप क्या कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस काटने के लिए, जो भी पर्सन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो 50 लाख को क्रॉस करेगी तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और 50 लाख के लिए हम देखेंगे कि एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो देखेंगे और उसी पे हम टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। जो टीडीएस की रेट होगी वो होगी 1%। आई होप ये क्लियर होगा आपको 194 आई है। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, 194 आई बी। ये कौन सा, टीडीएस ऑन रेंट। अरे अभी तो पढ़ा था टीडीएस ऑन रेंट, अभी तो पढ़ा था टीडीएस ऑन रेंट, वापस क्यों पढ़ रहे हैं, 194 आई में पढ़ा तो था। तो वो पढ़ा था कि उसमें डिडक्टर कौन होगा, केवल बड़े लोग। उसमें डिडक्टर कौन होगा, any person other than individual HUF or individual HUF also if their turnover exceed the prescribed limit। लेकिन जो वहां पे कवर नहीं हो रहे, जो लोग 194 आई में कवर नहीं हो रहे, जो लोग 194 आई में कवर नहीं हो रहे, ठीक है, वो लोग रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, 194 आई में आप कवर्ड नहीं हो, रेंट का पेमेंट कर रहे हो आप। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, जो आप रेंट पे कर रहे हो, जो रेंट का अमाउंट है वो आपका जो है 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है। जो रेंट अमाउंट है वो 50,000 रुपए पर मंथ को एक्सीड कर रहा है, तो आपको इस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट क्या बोल रही, गवर्नमेंट बोल रही कि जब भी आप रेंट का पेमेंट कर रहे थे 194 आई में, तो उस केस में आपको टीडीएस काटना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो वहाँ कवर नहीं हो रहे और मंथली रेंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यानी 50,000 रुपए से भी ज्यादा रेंट अगर वो दे रहे हैं मंथ का, तो इस केस में उनको टीडीएस काटना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, इस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और रेंट किसका होगा, यहाँ पे केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। रेंट किसका होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। तो जो लोग 194 आई में कवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी रेंट का पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो रेट रहेगी वो रहेगी 5%। रेट कितनी रहेगी, 5%। लेकिन यहाँ पे एक रेट में मिड ईयर से चेंज आया है। मिड ईयर यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से ये रेट जो है, ये रेट कर दी गई है 2%। कितनी कर दी गई है, 2% कर दी गई है, 5% से, 5% से 2% कर दी गई है। यानी 2024-25 प्रीवियस ईयर के लिए, जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं, 2024-25 प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं, 2 क्वार्टर के लिए जो रेट रहेगी, 2 क्वार्टर के लिए जो रेट रहेगी वो रहेगी 5%। और 2 क्वार्टर जो रिमेनिंग है उनके लिए जो रेट रहेगी वो रहेगी 2%। ठीक है, तो ये 194 आईबी में थोड़ा सा चेंज था, जिसके 194 आईबी उसी पे ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसके ऊपर 194 आई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। 194 आई में जो रेंट की लिमिट थी वो हम पर एनम देख रहे थे, 194 आईबी में जो रेंट की लिमिट है वो पर मंथ देख रहे हैं। टीडीएस कब काटना है, तो टीडीएस आपको तब काटना है, आप चाहो तो पर मंथ भी काट सकते हो, अगर टेनेंट चाहे तो पर मंथ भी काट सकता है, और लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में भी पूरे साल का एक साथ टीडीएस काट सकता है। या फिर अगर वो बीच में छोड़ के जा रहा है, तो जिस मंथ छोड़ के जा रहा है, जिस मंथ छोड़ के जा रहा है उस मंथ भी पूरा टीडीएस काट सकता है। सॉरी, ठीक है, क्लियर है 194 आईबी। अब हम 194 एलए की तरफ चलते हैं। 194 एलए ये कब लगता है, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट ऑन कंपलसरी एक्वाजिशन। देखो आपने कंपलसरी एक्वाजिशन पढ़ा होगा कैपिटल गेन में, कि जब गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो उस केस में हमको पैसा देती है गवर्नमेंट। उस केस में क्या करती है,
पैसा देती है गवर्नमेंट। तो जब वो गवर्नमेंट पैसा देगी, क्या उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? तो वही 194 एलए में हम देखेंगे। एलए का मतलब ले गई गवर्नमेंट। एलए का मतलब क्या है? गवर्नमेंट हमारी जमीन ले गई, उस पर अब हमको पैसा दे रही है, तो क्या उस पर टीडीएस काटेगी क्या गवर्नमेंट? तो वो देखेंगे। तो अगेन डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे। ये किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी पे। अगर आपकी प्रॉपर्टी कैसी है? एग्रीकल्चरल लैंड है, और एक प्रॉपर्टी कैसी है? अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है। तो देखो, अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस केस में हम देखेंगे कि अमाउंट कितना मिल रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर में। अगर ये अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 2,50,000 है, अप टू 2,50,000 है, तो कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 2,50,000 है, तो उस केस में आपके टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यानी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वाजिशन किया है, अब वो हमको मुआवजा दे रही है, कंपनसेशन दे रही है, या एनहांस कंपनसेशन दे रही है। तो उस केस में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी है। अगर वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि अमाउंट कितना दे रही है गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट दे रही है, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 2.5 लाख से ऊपर दे रही है, और वो एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है, 2.5 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट हो रहा है, तो वहां पे 10% की रेट से टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। रेट क्या रहेगी? 10%। तो ये चार जो सेक्शन अभी हमने करे, ये चार आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, या लगभग लगभग सिमिलर नेचर के ही थे। 194 आई, आई ए, आई बी और एल ए। आई किसका है? रेंट का है। ऐसा रेंट जो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? बड़े लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें हम देखेंगे 2,40,000 रुपए तक का रेंट अगर फाइनेंशियल ईयर में पे होता है ईच को, ओनर को, तो उस केस में सॉरी, तो उस केस में जो है वो टीडीएस कटेगा। और टीडीएस की रेट क्या होगी? तो डिपेंड करता है आपने रेंट पे क्या ले रखा है। रेंट पे प्लांट मशीनरी ले रखी है 2%, अदर चीज ले रखी है 10%। जिसके ऊपर 194 आई एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन वो रेंट का पेमेंट कर रहा है, और रेंट का पर मंथ पेमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसके ऊपर 194 आई बी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जिसमें जो टीडीएस की रेट है वो 5% है, और जो कि चेंज होके अब मिड ईयर से चेंज होके 2% हो गई है। ठीक है। फिर 194 आई है, जिसमें है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। तो जब आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में जब आप पेमेंट करोगे तो 1% टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करोगे। ठीक है। फिर 194 एल है, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने हमारी जमीन को एक्वायर कर लिया, अब वो हमें कंपनसेशन दे रही है। तो कंपनसेशन के केस में हमने देखा कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका कंपनसेशन मिल रहा है, तो उस पर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हम लिमिट देखेंगे कि 2.5 लाख रुपए तक का हमें कंपनसेशन मिल रहा है, तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10% का यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए, अब हम एक ग्रुप की तरफ चलते हैं। एक और ग्रुप है जो हमारा है 194 डी, 194 जी और 194 एच। ये तीनों जो है वो इंटरलिंक है, रिलेटेड है। तीनों ही कमीशन नेचर की इनकम पे टीडीएस की बात करते हैं। कमीशन नेचर की इनकम पे क्या करते हैं? टीडीएस की बात करते हैं, चाहे 194 डी हो, 194 जी हो, 194 एच हो। सबसे पहले हम बात करते हैं 194 डी की। 194 डी में अगर आपको टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। यहाँ पे जनरली है क्या? ये जनरली है कि यहाँ पे कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो क्या कर रही है? अपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन पे कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन पे कर रही है। क्यों? क्योंकि उस इंश्योरेंस एजेंट ने कंपनी को बिजनेस दिलाया है, पॉलिसी करके दी है कंपनी को, तो उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है? कमीशन पे कर रही है। ठीक है। तो डिडक्टर कौन होगा? ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जो इस बिजनेस में है, जो इंश्योरेंस बिजनेस में है और ऐसा पेमेंट कर रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट क्या है। तो अगर आपको ये पेमेंट कितने की हो रही है, 15,000 रुपए तक की हो रही है, तो कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर ये 15,000 को क्रॉस करेगी तभी ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और ये 15,000 रुपए की लिमिट देखनी है एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर एक कमीशन एजेंट है उसको साल में 3 बार 5-5 हज़ार रुपए मिले हैं, तो ये टीडीएस की रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर साल में 4 बार मिले हैं तो ये टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 4 बार मिले हैं तो 20,000 मिले हैं टोटल, और जो कि 15,000 को फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर रहा है। तो उसके ऊपर ये क्या है, ये कमीशन, ये जो सेक्शन है टीडीएस का, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। लिमिट जो है वो 15,000 रुपए तक की है। बात करते हैं रेट की। अब रेट जो है वो डिपेंड करती है कि पेई कौन है, यानी जिसको हम पे कर रहे हैं, जिसको हम पे कर रहे हैं वो कौन है। तो वो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, वो अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में जो टीडीएस की रेट रहेगी वो 10% रहेगी। वो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, भाई आपका जो इंश्योरेंस एजेंट है वो एक कंपनी के रूप में काम कर रहा है, तो उसके केस में टीडीएस की जो रेट होगी वो 10% होगी। हालांकि 15,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 15,000 रुपए से ऊपर है तो फिर टीडीएस यहाँ पे कटेगा। और अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, अदर रेजिडेंट है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि डिडक्टी जो है वो रेजिडेंट ही होगा, इसलिए हमने डोमेस्टिक कंपनी की बात करी है, फॉरेन कंपनी की बात नहीं करी है। तो अदर रेजिडेंट के केस में ये जो रेट है वो कितनी है, ये है 5%। कंफ्यूज नहीं होना है कि रेट में चेंज हुआ है नहीं हुआ है, रेट में चेंज हुआ है लेकिन वो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रेट अभी 5% ही आपको याद रखनी है। तो 194D किसकी बात सॉरी 194D किसकी बात करता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन पे कर रही है, क्यों पे कर रही है, क्योंकि उसने इंश्योरेंस का बिजनेस दिया है कंपनी को, और वो 15,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन पे कर रही है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। अब डिपेंड करता है टीडीएस की रेट क्या होगी, तो डिपेंड करता है कि किसको पेमेंट कर रहा है। अगर उसका जो एजेंट है जिसको कमीशन हम दे रहे हैं वो कंपनी के रूप में काम कर रहा है, अगर वो कंपनी के रूप में काम कर रहा है तो 10%, और अगर वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है यानी अदर देन कंपनी है तो 5% की यहाँ पे रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये था आपके सेक्शन 194D। अब हम चलते हैं 194G में। 194G बात करता है टीडीएस ऑन कमीशन। और ये कौन सा कमीशन है, ये कमीशन है आपके टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट यानी अब हम ऐसे पर्सन को कमीशन पे कर रहे हैं जिसने क्या करा है, लॉटरी टिकट बेचे हैं, जिसने क्या किया, लॉटरी टिकट कलेक्ट किए हैं, उसको बेचा है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो उसने लॉटरी टिकट बेचे हैं, तो अब हम, जो लॉटरी कंपनी है वो क्या करेगी, ऐसे एजेंट को कमीशन पे करेगी। तो यहाँ पे भी सेम है कि 15,000 रुपए तक अगर फाइनेंशियल ईयर में हम कमीशन पे कर रहे हैं तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 15,000 रुपए फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर है तो यहाँ पे जो रेट है वो कितनी है, 5% का टीडीएस, जो सेम रेट हम पढ़ के आए वो 5% का टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखें मिड ईयर से यहाँ पे चेंज है, 1 अक्टूबर 2024 से रेट जो है वो 2% कर दी गई है। यानी जो हमने 194 IB में पढ़ा था सेम यहाँ पे है कि मिड ईयर से रेट चेंज करी गई है। ठीक है, तो टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट, अगर कोई लॉटरी टिकट बेच रहा है तो उसको अगर जो लॉटरी टिकट जिसने जनरेट किए हैं वो कंपनी अगर कमीशन पे कर रही है और वो कमीशन 15,000 रुपए तक का है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 15,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। और टीडीएस की रेट क्या होगी, तो टीडीएस की रेट 5% है, जिसको 1 अक्टूबर 2024 से चेंज करके 2% कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें कि ये टीडीएस नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। हालांकि इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप जनरल जनरल बातें ध्यान रखिए कि कितनी लिमिट तक टीडीएस नहीं लगेगा और किस रेट से लगेगा, ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट। अब हम एक सेक्शन में चलते हैं 194H, ये भी कमीशन की बात करता है, ये भी कमीशन की बात करता है, लेकिन वो कमीशन जो कवर्ड नहीं हुए ऊपर, यानी 194D और जी में, यानी इंश्योरेंस के अलावा और लॉटरी के टिकट के अलावा और भी कमीशन होते हैं, जर्नल कमीशन जिनको हम बोलते हैं, तो उस पे 194H एप्लीकेबल होता है। और इसकी जो चीजें हैं वो सेम है एज 194G।
यानी वही 15,000 तक की छूट यहाँ पे भी मिलेगी आपको। 15,000 रुपये तक का अगर आपको पेमेंट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में, कोई टीडीएस एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होगा। और टीडीएस की रेट जो है वो कितनी है, वो 5% है, जिसको मिड ईयर 1 अक्टूबर 2024 से कर दिया गया है 2%। 1 अक्टूबर 2024 से जिसको क्या कर दिया गया है, 2%। तो ये थे हमारे आज की क्लास के टीडीएस में, टीडीएस के सेक्शन जो आज हमने पढ़ा है। वो कौन कौन से सेक्शन पढ़े, तो अब मैं उनकी ग्रुपिंग बता देता हूँ आपको। हमने एक पढ़ा 192 और 192A, ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है एम्प्लॉय से, जिसको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉय बोल दो चाहे सैलरीड पर्सन बोल दो। और यहाँ पे टीडीएस की जो रेट है वो 10% है 192A में, और 192 में जो है वो स्लैब रेट है। 192A में जो 10% है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब प्रोविडेंट फंड से वो विड्रॉ कितना करेगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा करेगा। उसमें भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर कोई टीडीएस नहीं है, नहीं होती है तो फिर वो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। फिर हमने एक ग्रुप पढ़ा था 193, 194, 194A और 194K। तो 193 जो आपके बात करता है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है, 194 जो है वो डिविडेंड की बात करता है, 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज की बात करता है, और 194K इनकम फ्रॉम यूनिट्स की बात करता है। अगर हम जनरल बात करें तो जनरल में सभी में एग्जामेशन कितने की है, 5,000 रुपये तक की है, और सभी में टीडीएस की रेट कितनी है, 10% तक की है। यानी 5,000 तक आपको टीडीएस नहीं काटना है। हालांकि कंडीशन पर्टिकुलर सेक्शन में हमने डिस्कस करी है कि केवल ये किसी 193 में और 194 में केवल इंडिविजुअल को 5,000 तक का रिलैक्सेशन है, 194A और 194K में सबको रिलैक्सेशन है 5,000 तक का। ठीक है। इसके बाद हमने जो एक ग्रुप किया था वो था हमारे 194B, 194BA और 194BB। ये तीनों का एक ग्रुप था। ये तीनों कैजुअल कैजुअल नेचर की इनकम है, जिस पे रेट जो है वो 30% है। और 194B और बीबी में लिमिट जो थी वो कितनी थी, 10,000। और जबकि बी ए में कोई भी लिमिट नहीं थी, यानी आप सिंगल रुपीज पे भी यहाँ पे 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर हमने अगला जो डिस्कस किया था वो है 194I, 194IA, 194IB और 194LA, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करते हैं। हालांकि 194I में कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी भी हैं जैसे फर्नीचर्स वगैरह, बट ठीक है। जनरल जनरल अगर हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से या तो रेंट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, या फिर कंपनसेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। लेने के बाद जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो आप ऐसे अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़े छोटे हो जाते हैं, इतने सारे जो सेक्शन है वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। फिर हमने एक जो ग्रुप बनाया था वो बनाया था 194D, 194G और 194H। इसको आप कैसे याद रखेंगे, डी जी और एच को? तो देखो, क्रिकेटरों के नेम हमको इजीली याद रहते हैं। डी से दिनेश कार्तिक जो कि क्या है, विकेट कीपर है। जी से गौतम गंभीर जो कि क्या है, बैट्समैन है। और एच से हरभजन सिंह जो कि क्या है, बॉलर है। तो बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर तीनों आ गए। यहाँ पे जो लिमिट है वो कितनी है, 15,000 रुपये। और जो जनरल रेट है वो कितनी है, 15,000 रुपये को क्रॉस करने का 5% है। मिड ईयर में चेंज हुआ है 2% का, लेकिन वो 194D में चेंज नहीं हुआ है। 194G और H में ही क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यानी इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है तो उसमें चेंज नहीं है 2% का। 2% का चेंज है जो जनरल इंश्योरेंस में और लॉटरी टिकट वाले इंश्योरेंस में चेंज है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही रैप करते हैं। टीडीएस का जो है वो अगला सेशन हम लेके आएंगे जिसमें हम रिमेनिंग सेक्शंस जो है वो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।